हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए ध्रुव स्वामी नाटक जो आपके झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सिलेबस में है उसी से संबंधित एक वीडियो लाया हूं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो आप लोगों को इस नाटक से संबंधित दिया था, जिसमें हम लोगों ने नाटक के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उनका जीवन परिचय एवं उनकी जो रचनाएँ हैं उनका विस्तृत रूप हम लोगों ने देखा था। उन्होंने क्या क्या लिखा है, नाटक, काव्य, सारी चीज़ों को देखा था। और आज मैं जो सिलेबस में है ध्रुव स्वामी नाटक, उससे संबंधित एक वीडियो लाया हूँ जिसमें हम नाटक का परिचय देखेंगे। इसमें मैंने आज नाटक जो है ध्रुव स्वामी उसकी कथा वस्तु को भी लिया है। अगर आप नाटक नहीं पढ़ पाते हैं तो आज अगर आप वीडियो देखते हैं आज का, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस नाटक का 90% चीज़ पता चल जाएगा। नाटक क्या है, नाटक में क्या बोला जा रहा है, नाटक के पात्र किस तरह के हैं और नाटक की कथा वस्तु कहानी क्या है। तो आज का वीडियो आप अच्छे से और पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन एवं अन्य एग्ज़ामों के लिए भी यह लाभदायक साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, जैसा मैंने बताया था ध्रुव स्वामी नाटक हम लोगों को पढ़ना है, सिलेबस में है, तो उसी पर से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा है इसका, तो उससे संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ बताया है। चलिए पहला पॉइंट देख लीजिए, इसे आप जान रहे हैं। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नाटक ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1933। यह आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, यहाँ पर भी देख लीजिए और याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक ऐतिहासिक है, मैंने बताया था। नाटक है यथार्थवादी है। कहने का मतलब है कि ये इतिहास से संबंधित है और कल्पना का सम्मिलित रूप है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु कहाँ से? तो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है, इसे भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा यह कि ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हैं। और कौन कौन है वो? तो रामगुप्त ये बड़ा पुत्र है और चंद्रगुप्त छोटे हैं, समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र हैं। तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर देखा ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित। अब ध्रुव स्वामी जो नाटक है इसका आधार जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से लिया है, नाटक लिखा जो, तो उसी से संबंधित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है। ध्रुव स्वामी नाटक का आधार विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त के नाटक से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। ध्रुव स्वामी नाटक का आधार जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहाँ से लिया गया? विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, ध्रुव स्वामी का आधार है। और इसी से संबंधित 2 पॉइंट मैंने लिखा, उसमें से पहला पॉइंट आप देखिए पहले कि विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त जो उनके द्वारा लिखा गया है, तो उसमें ध्रुव स्वामी की जगह पर कौन सा नाम प्रयोग किया है? तो विशाख दत्त ने ध्रुव स्वामी की जगह अपने नाटक में ध्रुव देवी का नाम लिया था। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी जो नाम है वह कहाँ से लिया है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है, तो उससे संबंधित एक पॉइंट है। देखिए, किंतु जयशंकर प्रसाद ने राजशेखर की पुस्तक मुक्तक में उल्लेखित स्त्री जनोचित, सुंदर, आदरसूचक और सार्थक प्रतीत ध्रुव स्वामी नाम का व्यवहार किया है। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से लिया है? तो राजशेखर के द्वारा जो लिखा गया है मुक्तक, वहाँ से ध्रुव स्वामी नाम का व्यवहार किया है। तो ये दोनों पॉइंट जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं
ध्रुव स्वामी जो नाटक है उसके कुछ बिंदु हैं, उसे देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहला देखते हैं, ध्रुव स्वामी नाटक क्या है। तो ध्रुव स्वामी नाटक नायिका यानी कि स्त्री पात्र प्रधान नाटक है यह। ध्रुव स्वामी नाटक स्त्री प्रधान नाटक है एवं नारी समस्या प्रधान नाटक है। स्त्री से संबंधित नाटक है और नारी समस्या है क्या, उसको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो 2 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देख लीजिए पहला, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल अंक कितने हैं, कितने भाग में बटा हुआ है। तो इसका आंसर है 3। ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक हैं, भाग कितने हैं, तो 3 भाग में बटा हुआ है। और नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल गाए गए गीत कितने हैं, तो वह है 4। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। कुल अंक कितने हैं ध्रुव स्वामी नाटक में, तो 3 है। और ध्रुव स्वामी नाटक में गीत भी गाए गए हैं, तो वो कितने गीत गाए गए हैं, तो 4 गीत हैं। और कौन कौन से गीत हैं, मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए लिखा है, बताया है कि वह गीत 4 कौन से हैं और किनके द्वारा और कब गाया गया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ तक आपने देख लिया ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित। यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है कि ध्रुव स्वामी नाटक क्या है, उसका आधार कहाँ से लिया गया है, कब प्रकाशित हुआ है, अंतिम नाटक है, लेखक के द्वारा लिखा गया, और ध्रुव स्वामी नाटक में क्या प्रधान है और कितने भाग में बटा हुआ है नाटक, और वहाँ जो गीत गाए गए हैं नाटक में वो कितने गीत हैं। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर से बनते हैं, आप भी देखिए, आपको भी पता चल जाएगा वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा मैंने बताया था कि अगर आप नाटक नहीं पढ़ पाते हैं तो आज मैंने आपके लिए नाटक का कथा वस्तु भी लिखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप नाटक नहीं पढ़ सकते, इसे अच्छे से देखिए कि नाटक क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वह है, नाटक में महाराज नाटक में महाराज समुद्रगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त को युवराज उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाता है। चंद्रगुप्त छोटे बेटे हैं, लेकिन समुद्रगुप्त यह जानते हैं कि चंद्रगुप्त योग्य शासक बन सकता है, तो इसलिए रामगुप्त को न मनोनीत कर समुद्रगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त को युवराज और उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाता है गुप्त वंश का। लेकिन इसके बाद देखिए क्या होता है, किंतु षड्यंत्र के द्वारा रामगुप्त गुप्त वंश का सिंहासन प्राप्त करता है। षड्यंत्र करता है और वह सिंहासन प्राप्त करता है, और ध्रुव स्वामी से शादी करता है होगा, ठीक है ना, और ध्रुव स्वामी से शादी करता है, यहाँ छूट गया है, ध्रुव स्वामी से शादी भी करता है यह, जो चंद्रगुप्त की परिणीत बनने वाली होती है। जब समुद्रगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त को युवराज और उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, उस वक्त ध्रुव स्वामी से चंद्रगुप्त की शादी होने वाली रहती है। लेकिन रामगुप्त षड्यंत्र कर सबसे पहले सिंहासन भी प्राप्त करता है और बाद में ध्रुव स्वामी से वह शादी भी कर लेता है। ये इसका सेकंड पॉइंट है और कहानी है, नाटक का जो कथा वस्तु है यह है। देख लीजिए इसके बाद क्या होता है। रामगुप्त विजय युद्ध के लिए बाहर निकलता है, तो क्या होता है देख लीजिए वहाँ पर कि रामगुप्त के शिविर को शकराज द्वारा दोनों ओर से घेर लिया जाना। रामगुप्त के जो एरिया है शिविर का, उसको शकराज के द्वारा दोनों ओर से घेर लिया जाता है। युद्ध के लिए उसे ललकारा जाता है, संदेश दिया जाता है कि युद्ध करना है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, शकराज रामगुप्त के पास एक संदेश भेजता है कि अगर रामगुप्त युद्ध नहीं करना चाहता है तो क्या करे वो। तो देखिए शकराज के द्वारा युद्ध के बदले उपहार में ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। शकराज संदेश भेजता है रामगुप्त के पास कि युद्ध करना है युद्ध करो, और अगर युद्ध नहीं करना चाहते हो तो उसके बदले में ध्रुव स्वामी को शकराज को सौंप दो। तो वह बात रखता है। और रामगुप्त क्या करता है, रामगुप्त कायर है, युद्ध से डरता है, वो सोचता है कि युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। तो क्या करता है, रामगुप्त युद्ध में पराजित होने के डर से ध्रुव स्वामी को
सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। वह युद्ध नहीं करना चाहता है, सोचता है कि युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा, और उसी युद्ध में हार जाने के डर से ही वह ध्रुव स्वामी को सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसका विरोध भी होता है। देखिए क्या है, रामगुप्त के सकराज के पास भेजने और रक्षा न करने, ध्रुव स्वामी पत्नी है रामगुप्त की, तब वो बोला जा रहा है कि रामगुप्त के सकराज के पास भेजने, रामगुप्त निर्णय करता है भेजने का, और रक्षा न करने पर ध्रुव स्वामी आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लेकिन जब यह कोशिश करती है उस वक्त चंद्रगुप्त आ जाता है और उसे रोकता है आत्महत्या करने से, और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करने। और चंद्रगुप्त यहाँ पर बोलता है कि वह सकराज के पास जाएगा स्त्री का भेष बदलकर और वहाँ लड़ाई करेगा। लेकिन ध्रुव स्वामी बोलती है कि नहीं, मेरे जगह पर तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगी। तो निर्णय बाद में होता है कि ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त दोनों जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट है जो, देखिए, सकराज के शिविर दुर्ग में ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त अन्य सामंतों के साथ, सकराज के शिविर में अन्य सामंतों के साथ स्त्री वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का प्रवेश होता है। वो जाते हैं सकराज के पास, और फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त के द्वारा सकराज की हत्या होती है। चंद्रगुप्त और सकराज में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और वहाँ पर सकराज की हत्या होती है चंद्रगुप्त के द्वारा, और चंद्रगुप्त जीतता है। और उसके बाद जब ये लौटते हैं वहाँ से, तो ये निर्णय होता है ध्रुव स्वामी का कि यह अब रामगुप्त की पत्नी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि रामगुप्त उसे दूसरों के पास सौंप देता है कि युद्ध न लड़ने डर के मारे। तो ध्रुव स्वामी बोलती है कि पत्नी कहलाने के लायक नहीं हूँ, ये पति कहलाने के लायक नहीं है। तो इसका निर्णय कहाँ पर होता है, तो जो पुरोहित हैं वो धर्म सभा बुलाते हैं, और धर्म सभा में ही इसका निर्णय होता है। अंत में पुरोहित द्वारा धर्मांतरण की सभा में यह निर्णय होता है कि ध्रुव स्वामी रामगुप्त को छोड़ देगी। और वहाँ पर क्या होता है, चंद्रगुप्त की रक्षा करने में यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि रामगुप्त के जो सैनिक हैं, सामंत हैं, वह चंद्रगुप्त पर हमला करते हैं। लेकिन जो चंद्रगुप्त के सामंत हैं वो उसे बचाने के दौरान रामगुप्त की हत्या हो जाती है। सामंतों के द्वारा चंद्रगुप्त को बचाने के दौरान रामगुप्त की हत्या हो जाती है। और जैसे ही यह होता है तो धर्म सभा में जो सभी बैठे हैं, सामंत और लोग जो बैठे हैं, वह उठ जाते हैं और उद्घोषणा करने लगते हैं, क्या, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, महादेवी ध्रुव स्वामी की जय। यह सभी बोलने लगते हैं और यहीं पर नाटक अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये जो नाटक है ध्रुव स्वामी, उसकी कथा वस्तु है, और यही जो मैंने पॉइंट आपको बताया है यही कहानी का सारांश है। कहानी में यही दिया हुआ है कि क्या क्या होता है। अगर आप इसे देख लें तो कहानी, अगर नाटक जो आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप नाटक के बारे में 80 से 90% आपको जानकारी यहाँ से हो जाएगी। और पूरा वीडियो देखिए, आप 100% नाटक की जानकारी आपके पास होगी और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आपने यहाँ पर कथा वस्तु देखा। अब हम आते हैं जो नाटक है ध्रुव स्वामी, उसके जो पात्र हैं, तो हम लोग पात्र परिचय में आते हैं और उसे देखते हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए तैयार किया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नाटक ध्रुव स्वामी में स्त्री पात्र। यहाँ मैंने सबसे पहले स्त्री पात्र को लिया है। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो दिए हैं नाटक के कहानी के, उसमें पुरुष पात्र को लिया था। यहाँ पर मैंने स्त्री पात्र को इसलिए लिया है क्योंकि यह जो नाटक है नारी प्रधान है। तो चलिए स्त्री पात्र में सबसे पहले ध्रुव स्वामी जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में देखते हैं क्या है। तो देखते हैं ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी नाटक की प्रधान स्त्री पात्र है, प्रधान पात्र है यह स्त्री में। नेक्स्ट है नाटक में रामगुप्त की पत्नी है। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक में ध्रुव स्वामी जो है उनके बारे में बताया जाता है कि नारी के रूप में सात्विक, उत्तमा, भावुक, साहसी, दृढ़, नारी जागृत एवं सहनशीलता की मूर्त रूप है। यह ध्रुव स्वामी के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नाटक में चंद्रगुप्त से प्रेम की भावना रखती है, क्योंकि सबसे पहले चंद्रगुप्त से ही ध्रुव स्वामी की शादी होने वाली रहती है, तो इसलिए ऐसा है कि नाटक में चंद्रगुप्त से प्रेम की भावना रखती है। कौन? तो ध्रुव स्वामी।
और नेक्स्ट है सकराज के पास भेजने के निर्णय पर आत्महत्या का निर्णय करती है। कौन? तो ध्रुवसाम्नी। जब रामगुप्त सकराज के पास भेजने का निर्णय करता है तो वहाँ पर ध्रुवसाम्नी उसका विरोध करती है और बोलती है कि इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो यह ध्रुवसाम्नी के बारे में इतनी बातें हैं, इसे याद रखिएगा। अब जो स्त्री पात्र में दूसरे हैं वह है कोमा, नाम है कोमा, और इनके बारे में हम देखते हैं कौन है यह। तो ध्रुवसाम्नी नाटक में काल्पनिक पात्र हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है नाटक में मिहिर देव की पुत्री है। मिहिर देव एक पात्र है, उसकी पुत्री है कौन? तो कोमा। यहाँ दो क्वेश्चन बन जाता है, मिहिर देव की पुत्री कौन है? कोमा, और कोमा के पिता कौन है? तो मिहिर देव। नेक्स्ट है सकराज से प्रेम करती है। कौन? तो कोमा जो है वह सकराज से प्रेम करती है। और सकराज कौन है? ध्रुवसाम्नी को पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, पात्र है। सकराज से प्रेम करती है कोमा। नेक्स्ट है सकराज का ध्रुवसाम्नी को उपहार के रूप में ध्रुवसाम्नी को प्राप्त करने की चाह पर समझाते हुए कहती है। कोमा इसे समझाती है कि जो ध्रुवसाम्नी को उपहार के रूप में क्या बोलती है? क्या एक राजा का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? ऐसा कौन बोलता है सकराज को? तो कोमा बोलती है। आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि यह सेंटेंस किनके द्वारा बोला गया है या फिर किस नाटक से संबंधित है। क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या एक राजा का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सकराज की मृत्यु के बाद, जब चंद्रगुप्त के द्वारा सकराज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद है कि सकराज की मृत्यु के बाद ध्रुवसाम्नी से उसकी लाश मांगने के लिए जाती है मृत्यु के बाद। तो ये आपने कोमा के बारे में देख लिया जो पात्र हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण पात्र हैं मंदाकिनी, स्त्री पात्र में, इन्हें देख लेते हैं कौन है यह। तो सबसे पहले ध्रुवसाम्नी नाटक में काल्पनिक पात्र हैं। कौन? तो मंदाकिनी। कोमा और मंदाकिनी काल्पनिक पात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक में रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। याद रखिएगा, रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन कौन है? तो मंदाकिनी। नेक्स्ट है प्रसाद जी। प्रसाद जी कौन है? तो लेखक है, जयशंकर प्रसाद हैं। उनके बारे में बोला जा रहा है कि लेखक ने नाटक में ध्रुवसाम्नी के पूरक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। किन्हें? तो मंदाकिनी को। इस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ध्रुवसाम्नी नाटक में ध्रुवसाम्नी के पूरक पात्र कौन है? तो आपका आंसर होगा मंदाकिनी। नेक्स्ट है नाटक में मंदाकिनी राष्ट्रीयता और नारीत्व गुणों से परिपूर्ण पात्र दिखाया गया है। और मंदाकिनी का लास्ट पॉइंट है मंदाकिनी कहती है। देखिए इनके द्वारा एक सेंटेंस बोला गया है, मैं बताऊंगा ये क्यों और कब बोला गया है, पहले देख लेते हैं। क्या कहती है मंदाकिनी? सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। क्या है? फिर से देखिए, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह मंदाकिनी के द्वारा कब कहा जा रहा है? जब सकराज के द्वारा यह संदेश आता है कि युद्ध के बदले में ध्रुवसाम्नी को सौंपा जाए। तो जब मंदाकिनी को पता चलता है कि रामगुप्त तैयार हो गया है युद्ध के डर से कि वह हार जाएगा, तब यह बोलती है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। इसे याद रखिएगा, यह भी एक क्वेश्चन है, कहाँ से या किस पात्र से संबंधित है क्वेश्चन बनता है और पूछा जाएगा। तो ये आपने तीन मुख्य पात्रों को देखा। एक और पात्र है स्त्री में, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी है, तो इसे देख लीजिए। खड्गधारणी स्त्री पात्र में है खड्गधारणी। और ये कौन है? तो देखिए नाटक ध्रुवसाम्नी में रामगुप्त की गुप्तचर है। पूछा जा सकता है ध्रुवसाम्नी नाटक में रामगुप्त की गुप्तचर कौन है? तो आपका आंसर खड्गधारणी होगा। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ध्रुवसाम्नी के देख रेख एवं मनोभाव को जानने के लिए रामगुप्त द्वारा नियुक्त स्त्री पात्र है। ये भी क्वेश्चन है। और ऐसा मनोभाव इसलिए बोला जा रहा है कि रामगुप्त को शक होता है कि ध्रुवसाम्नी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, और इसी के लिए उसके मन में क्या है
उसके मनोभाव को जानने के लिए ही खड़कधारणी को इसकी देखरेख में, ध्रुव स्वामी की देखरेख में नियुक्त किया जाता है। तो ये आपने स्त्री पात्र में 4 जो पात्र थे उन्हें देख लिया, महत्वपूर्ण थे, मैंने इसे आपको बता दिया है। और क्या क्या इनके द्वारा बातें हैं, गुण है, इससे आपको पता चल गया कि नाटक में क्या है इनका रोल। अब हम देखते हैं पुरुष पात्र। पुरुष पात्र में सबसे पहले यहाँ देखिए नाटक ध्रुव स्वामी में पुरुष पात्र, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त, क्योंकि यही नाटक के फलदायक हैं, फल भोगता है। तो चलिए देखते हैं ध्रुव स्वामी। पहला पॉइंट जो है, ध्रुव स्वामी नाटक में मुख्य पुरुष पात्र हैं, मुख्य पुरुष पात्र हैं। जिस तरह स्त्री में ध्रुव स्वामी मुख्य स्त्री पात्र थी, उसी तरह चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी नाटक में मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है। कौन? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक में रामगुप्त का छोटा भाई है। मैंने बताया था कि रामगुप्त बड़ा है, चंद्रगुप्त छोटा है, तो यहाँ पर यह है कि रामगुप्त का छोटा भाई है। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक में आत्मसम्मानी, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ एवं नारी को सम्मान देने वाला पात्र है। कहाँ? तो ध्रुव स्वामी नाटक में। जब रामगुप्त डरकर ध्रुव स्वामी को उपहार के तौर पर देने के लिए तैयार हो जाता है सकराज को, वहीं पर चंद्रगुप्त इसका विरोध करता है और युद्ध के लिए जाता है। इसलिए यह जो पॉइंट है यह इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए नेक्स्ट है नाटक ध्रुव स्वामी में सकराज का वध करता है। युद्ध होता है सकराज और चंद्रगुप्त में, और सकराज मारा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है नाटक में ध्रुव स्वामी से प्रेम करता है। पहले शादी होने वाली रहती है, तो इसलिए यह पॉइंट आता है। ध्रुव स्वामी भी प्रेम करती है और चंद्रगुप्त भी। तो यह आपने चंद्रगुप्त के बारे में पॉइंट देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पात्र जो पुरुष में है, रामगुप्त। अब इन्हें देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है सम्राट समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है। चंद्रगुप्त छोटे थे, ये बड़े हैं। नेक्स्ट है नाटक में ध्रुव स्वामी का पति है। ध्रुव स्वामी जो है उनके पति कौन है? रामगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक में अयोग्य शासक है। अयोग्य शासक क्यों बोला जा रहा, आप समझ गए होंगे। वह युद्ध नहीं करना चाहता, डरता है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा। और उसी डर से ध्रुव स्वामी को दूसरे के पास सौंपने के लिए भी तैयार हो जाता है, अपनी पत्नी को, उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, तो इसलिए बोला जा रहा है अयोग्य शासक है। चलिए आगे हम देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नाटक में शिखर स्वामी एक पात्र है, शिखर स्वामी। तो उसके बारे में कि नाटक में शिखर स्वामी के हाथ की कठपुतली मात्र राजा है। रामगुप्त जो भी निर्णय करता है उसमें शिखर स्वामी का हाथ होता है और इसी का किया हुआ सब कुछ होता है, और कठपुतली मात्र राजा है रामगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध में पराजित होने के डर से ध्रुव स्वामी को सकराज को सौंपने हेतु तैयार हो जाता है। पराजित होने के डर से, ठीक है। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, आप इसे याद रखिएगा, रामगुप्त से संबंधित है। और इसका लास्ट पॉइंट है नाटक के अंत में मारा जाता है। किनके द्वारा? तो सामंतों के द्वारा। चंद्रगुप्त के जो समर्थक सामंत हैं उनके द्वारा मारा जाता है रामगुप्त। ऐसा नहीं, अगर क्वेश्चन आता है रामगुप्त की हत्या कौन करता है, अगर चंद्रगुप्त आता है तो ऐसा नहीं, बहुत लोग चंद्रगुप्त को भी आंसर मार देंगे, लेकिन आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त के द्वारा हत्या नहीं होती है रामगुप्त की। चंद्रगुप्त के जो समर्थक सामंत हैं उनके द्वारा रामगुप्त की हत्या होती है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। आगे देखते हैं और कौन से पात्र हैं पुरुष पात्र में। तो नेक्स्ट जो पुरुष पात्र है वह है सकराज। चंद्रगुप्त रामगुप्त के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सकराज है। चलिए देखते हैं। कोमा सकराज से प्रेम करती है। यहाँ पर सकराज होगा, सकराज कोमा से प्रेम करती है, दोनों एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी को पाने के लिए रामगुप्त के पास प्रस्ताव भेजता है। कौन? तो सकराज। सकराज ध्रुव स्वामी को पाने के लिए रामगुप्त के पास प्रस्ताव भेजता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसका है चंद्रगुप्त के द्वारा मारा जाता है। युद्ध होता है दोनों में और सकराज मारा जाता है चंद्रगुप्त के द्वारा। तो यह सकराज का पॉइंट था। नेक्स्ट है शिखर स्वामी। मैंने बताया था इसके बारे में, इसके पहले रामगुप्त में यह नाम आया था। तो देख लेते हैं। नाटक ध्रुव स्वामी में रामगुप्त का चापलूस और अमात्य है। किसका?
तो रामगुप्त का। और इसके बारे में नाटक में बताया गया यह धूर्तता का प्रतीक है। कौन? तो शिखर स्वामी। यह शिखर स्वामी के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं मिहिर देव। यह एक पात्र है पुरुष में। देखते हैं यह कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा के पिता हैं। कौन? तो मिहिर देव। याद रखिएगा, स्त्री पात्र हैं कोमा और इनके पिता कौन है? तो मिहिर देव। नेक्स्ट है नाटक में सकराज के गुरु हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में सकराज के गुरु कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? मिहिर देव। नेक्स्ट है सकराज का ध्रुव स्वामिनी के पाने की इच्छा का विरोध करता है। कौन? तो मिहिर देव। कोमा भी समझाती है कि गलत है इस तरह, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट एक पात्र है पुरोहित। नाटक के अंत में यह एक निर्णय करते हैं, चलिए वो देखेंगे हम अभी इनके पॉइंट में। पहला है धर्मशास्त्र के अनुसार रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा करते हैं। मैंने बोला था कि रामगुप्त से अलग होने का यह बात बोलते हैं सभा में, तो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट है नाटक में निर्भीक तेजस्वी पंडित हैं। निर्भीक हैं, डरते नहीं हैं। जब ये सभा होने वाली होती है तो वहाँ पर पुरोहित नहीं होते हैं, लेकिन जब वो पुरोहित आते हैं वहाँ पर तो शिखर स्वामी के द्वारा इन्हें आने से मना किया जाता है, इशारा किया जाता है कि आप चले जाइए, लेकिन ये डरते नहीं हैं, बोलते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं सभा में बैठूँगा और निर्णय दूंगा। तो ये था पुरोहित के बारे में। अब एक पात्र है खिंगल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इनके बारे में बता देता हूँ कौन है। खिंगल कौन है? तो देखिए सकराज का संदेश वाहक है, जो संदेश रामगुप्त के पास लेकर जाता है सकराज का कि युद्ध के बदले में वह ध्रुव स्वामिनी को सकराज को सौंप दे। तो वह संदेश कौन लेकर जाता है? तो खिंगल लेकर जाता है। यहाँ पर वही पॉइंट है, रामगुप्त के पास सकराज का प्रस्ताव पत्र लेकर जाता है ध्रुव स्वामिनी को लेकर। ठीक है, तो ये आपने पुरुष पात्र को देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अब तक जो भी पॉइंट बताया है उससे आपको ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। कौन कौन से पात्र हैं, उनका क्या रोल है, कहानी का सारांश क्या है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में 4 गीत गाए गए हैं, और मैंने बताया था कि उससे संबंधित मैं नोट्स लिखा हूँ और बताऊँगा कि 4 गीत जो हैं वो कब गाए गए हैं और किन के द्वारा गाए गए हैं। तो चलिए अब हम वो 4 गीतों के बारे में देख लेते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट है ध्रुव स्वामिनी नाटक में 4 गीत गाए गए हैं। ये इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिया है, गाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? निम्नलिखित। तो पहला गीत जो है इसे अच्छे से देखिएगा। पहला गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो पहला गीत मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। और किस अवस्था में गाया गया है? तो चिंतित मन द्वारा गाया गया गीत है। तो इसे याद रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो प्रथम गीत है वह किनके द्वारा गाया गया है? तो मंदाकिनी उसका आंसर होगा। और वह देखिए गीत कौन सा है? गीत बड़ा है, तो यहाँ मैंने ऊपर के 2 पंक्ति लिए और नीचे के 2 पंक्ति लिए हैं, उसे देख लीजिए। क्वेश्चन यही जो फर्स्ट के 2 पंक्ति उसी से पूछा जा सकता है कि यह गीत, यह पंक्ति किस नाटक से संबंधित है, या किन ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह गीत किनके द्वारा गाया गया है। तो क्या है देख लीजिए। यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान तुझे। और लास्ट का 2 पॉइंट वह क्या है? करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। तो यह है जो ध्रुव स्वामिनी नाटक में पहला गीत है, वह मंदाकिनी के द्वारा गाया गया और यह गीत का रूप है, इसे याद रखिएगा। दूसरा गीत जो है वह किनके द्वारा गाया गया है और कब गाया गया है? देखिए दूसरा गीत भी मंदाकिनी के द्वारा ही गाया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि दूसरा गीत भी मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। और यह कब गाया गया है? तो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के युद्ध में जाने पर गाया गया रणमयी गीत है। रण मीन्स युद्ध, ठीक है, तो रणमयी गीत है। युद्ध में जाने पर सकराज के पास जब जाते हैं चंद्रगुप्त स्त्री वेश में और ध्रुव स्वामिनी उसके साथ जाती है, उस वक्त मंदाकिनी के द्वारा गीत गाया जाता है। यह भी बड़ा गीत है, काफ़ी पॉइंट है। यहाँ मैंने जो शुरुआत का 2 पंक्ति लिया है यह इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। देखिए वो क्या है? पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले,
संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चलें। ये सतसत बेमेल के मतलब क्या है? चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जाती है। चंद्रगुप्त पुरुष है लेकिन स्त्री वेश में जाता है और ध्रुव स्वामी स्त्री, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चलें। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और तीसरा गीत कब गाया गया और किनके द्वारा? देखिए, तीसरा गीत है यह कोमा के द्वारा गाया जाता है। कोमा गाती है। जब आप नाटक को पढ़ेंगे तो दूसरा भाग, दूसरा अंक जब स्टार्ट होता है तो वह दूसरा अंक कोमा से ही स्टार्ट होता है। कोमा बैठी हुई रहती है, उदास रहती है और उनके द्वारा एक गीत गाया जाता है। देखिए वो गीत क्या है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया। और लास्ट का, यह भी थोड़ा बड़ा गीत है, मैंने पूरा नहीं लिया है। और लास्ट का जो लाइन है वो देख लीजिए। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। तो इसे याद रखिएगा, नाटक ध्रुव स्वामी का तीसरा गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो कोमा के द्वारा गाया गया है। और यहाँ पर गीत का जो चौथा गीत है, 4 गीत गाए गए हैं, उसमें चौथा गीत किससे संबंधित है, किनके द्वारा गाया गया है और कब गाया गया है, देख लीजिए। चौथा गीत, सकराज के दरबार में नर्तकियों द्वारा गीत गाया गया है। और नर्तकियों के द्वारा कब गीत गाया जाता है? जब सकराज का संदेशवाहक यह संदेश लेकर के आता है रामगुप्त के पास से कि रामगुप्त युद्ध नहीं करना चाहता और उसके बदले में वह ध्रुव स्वामी को सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो सकराज बहुत खुश होता है और उस खुशी में एक दरबार में अपने नर्तकियों को बुलाता है अपने सामंतों के सामने नृत्य के लिए। और उसी वक्त नर्तकियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए। क्या है? यह गीत भी काफ़ी बड़ा है, मैंने ऊपर का और लास्ट का 2-4 पॉइंट लिया है, देख लीजिए। वह कौन सा है? तो अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। ठीक है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। और लास्ट का क्या पॉइंट है, देख लीजिए 2। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। तो ये 4 गीत थे जो ध्रुव स्वामी नाटक में गाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है और पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने आज का ये वीडियो पूरा देखा है और आप पाएंगे कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है और आपको महसूस होता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है तो पूरा देखिए और उसके बाद एक लाइक ज़रूर से कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देखें और इसका फ़ायदा लें। और जो नए फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और यह वीडियो जो आज का है इसे पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसमें एक ऑल का बटन है, उसे ऑल में क्लिक कीजिए ताकि इसके बाद मैं जितने भी वीडियो दूंगा उसका लिंक आपको आसानी से मिले और पहले मिलेगा, और ताकि आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं। कुछ फ्रेंड्स लोगों का मैसेज आता है कि आपने कौन कौन सा वीडियो दिया है उसके बारे में बताएं, तो मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा। लेकिन मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने 2 प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, JSSC CGL के नाम से और JSSC हिंदी पेपर 2 के नाम से 2 प्ले लिस्ट है। आप उन दोनों में जाइए, आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के जितने भी सिलेबस से संबंधित वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ बाकी के जितने भी सिलेबस में पोर्शन है मैं सभी को आपके लिए पूरा करूँगा, बस आप चैनल पर बने रहें। एग्ज़ाम से बहुत पहले मैं आपके लिए पूरा कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।